हमारे पास जो चैप्टर है बच्चा वो क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर हम बात करें तो आज से 2-3 साल पहले तक इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कॉम्पिटेटिव के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन और साथ में स्पेशल सीरीज सारा करते होते थे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखा हुआ था लेकिन करना होता था, और स्पेशल सीरीज जो आती थी जिसको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते थे वो भी हमें करना था। अब भगवान की कृपा हुई तुम पे और वो सब कुछ सिलेबस से हट गया। अब हमारे पास सिर्फ जीपी बचा है। एक बार एपी का इंट्रो कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं, देखो बच्चे, किसी भी तरह का कल को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, सिर्फ जेई ही नहीं है, आगे बहुत सारे हैं, उनके अंदर एपी का जो फॉर्मूला होता है जो 10th क्लास में तुमने किया है वो जगह जगह लगता होता है। ठीक है, तो एपी कुछ नया भी नहीं है हमारे लिए, हमें करने में ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। तो एक रिकैप लेते हैं उसका और उसके बाद मैं सीधा फिर तुम्हें जीपी पे पहुंचाता हूं, और उसके बाद स्पेशल सीरीज में क्या होता है उसके बारे में भी हम बात तो करेंगे ही। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले एपी से शुरू करते हैं। 5 मिनट गिन के लगेंगे, फटाफट से साथ के साथ फॉर्मूला लिखते रहेंगे। अपने को पता है एपी क्या होता था बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता था पहली टर्म ए, फिर ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इसी सीक्वेंस को जब हम कॉन्टिन्यूसली लेके जाते रहेंगे आगे आगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारी लास्ट टर्म आ जाती थी। a क्या थी, फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, तो यहां से nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाता था। सिंपल है। कॉमन डिफरेंस क्या निकलता था, किसी दो टर्म्स का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म से किसी भी दूसरी और पहली को माइनस कर दो, तीसरी और दूसरी को माइनस कर दो, पांचवी और चौथी को माइनस कर दो, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल आता था। सम का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज n/2 इंटू a प्लस an, या मैं an का जब फॉर्मूला खोल दूंगा तो n/2, an को मैं a प्लस n माइनस 1d अगर लिख दूंगा तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में हमें मिल जाता था। ये क्लियर है। इसके अलावा एक दो छोटी मोटी ट्रिक हम क्या यूज करते थे कि अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि 4 टर्म्स है, 5 टर्म है, 3 टर्म्स और मुझे कुछ उसका सम वगैरह गिवन होता था, तो हम 3 टर्म्स के लिए a माइनस डी, a और a प्लस डी अज्यूम करते थे, क्योंकि इनको अगर जो तुम ऐड करोगे तो d और d कैंसिल होकर सिंगल वेरिएबल में बच जाता था और सीधा सम से आंसर आ जाएगा। और अगर हमें कहीं 4 टर्म्स अज्यूम करनी होती थी तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये 3d क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2d का, है ना। समझ में आई ये वाली बात। तो यहां पे हमने जो कॉमन डिफरेंस रखा था इसके अंदर कितना का आ गया था, 2d का आ गया था, इसलिए हमने यहाँ पे a माइनस 3d, a माइनस डी और इस फॉर्म में लिखा। लेकिन अगर कहीं 5 टर्म्स होती थी तो 5 टर्म्स में वापस हम क्या लिखेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, इस तरीके से हम अज्यूम करते थे, है ना। इसके अलावा और क्या यूज करते थे भाई, इफ 3 टर्म्स आर सेड टू बी इन एपी, अगर कोई 3 टर्म्स हैं a, b और c, अगर ये एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ जाता था, याद है, क्योंकि b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b होता था और b और b सारे एक तरफ हो जाएंगे तो वो हमारे पास a प्लस सी निकल के आ जाता था। यही कुछ था हमारे पास एपी में। ये सारा कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी तुमने 10th क्लास में किया था। इन सारी ट्रिक्स को, इन सारे फॉर्मूलाज को तुमने यूज किया हुआ है। +1 में भी यही सब आता था, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल हल्का फुल्का ऊपर चला जाता था। ठीक है, तो कोई अलग से सेपरेट ट्रिक नहीं थी। वो लिख इसलिए लेते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास फॉर्मूला लिस्ट हो जाएगी एपी की, कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। ठीक बात है, लिख लो एक बार। लिख लिया बच्चे सबने, है ना। चलो, इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है बच्चे यहाँ पे, ये हमने मे बी 10th क्लास में अलग से फॉर्मूला वाइज नहीं किया था। उसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, वैसे तो पूरा चैप्टर था स्टैट्स, 10th क्लास के अंदर स्टैटिस्टिक्स जो पूरा चैप्टर था उसके अंदर हमने ऑलरेडी मीन वगैरह निकाला हुआ है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे ही अगर मुझे 2 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हुआ कि नहीं, तो ये भी कुछ बहुत नया नहीं है, डर है, ये भी लिख लो। ये हमारे पास सारे फॉर्मूलाज वाइज खत्म, और इसी के साथ हमारा पूरा जो एपी में जितना जो कंसेप्ट मेरे दिमाग में अभी आ रहा था, मेरे हिसाब से वैसे सारा ही आ गया, कुछ मिस नहीं हुआ, वो सब कवर हो गया। अब एपी के बाद जो अब हमारे सिलेबस में भी है और इंपॉर्टेंट भी है और कुछ नया टॉपिक है, वो तुम्हारे लिए जीपी। ये सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए नया है,
आईसीएससी वालों ने तो ये भी 10th क्लास के अंदर जीपी किया होता है, ठीक है, आईसीएससी के 10th क्लास के सिलेबस में जीपी है, पर सीबीएसई के में नहीं था। अब देखो जीपी क्या होता है, ये मिटा दूं बच्चे में सारा। देखो अर्थमेटिक मीन के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था बेटा, एपी। जीपी को लिख लो एक बारी, जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या होता है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक में एपी था, ज्योमेट्रिक में जीपी आ गया, अपना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में समझना शुरू करते हैं। देखो जब बच्चे हम बात कर रहे हैं जीपी की, साथ के साथ फॉर्मूला नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत इजी है और सेम ही तरह का कंसेप्ट लगेगा बिल्कुल। जीपी में क्या होता है, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो तो जो उनका डिफरेंस आएगा वो हर बार सेम आएगा। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर मेरे पास पहली टर्म है a1, दूसरी टर्म है a2, यहाँ a3, a4 अप टू सो ऑन an है, तो यहां पर क्या आएगा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे r से, एंड इट इज इक्वल टू a2 बाय a1। जैसे वहां b माइनस a था, यहां मतलब a2 माइनस a1 था, यहां a2 बाय a1 है, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, a3 बाय a2 के, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, a4 बाय a3 के, एंड सो ऑन। तो इसीलिए इसको कॉमन रेशियो कह रहे हैं। ये क्या है, कॉमन रेशियो। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर हम रेशियो लेंगे और वो थ्रू आउट सीक्वेंस में सेम रहेगा तो हम क्या कहेंगे, दैट सीक्वेंस विल बी इन जीपी। समझ में आया बच्चे? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है एंड दैट रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब अगर आर है, रेशियो सेम है, तो मैं इस सीक्वेंस को कैसे लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो अगली टर्म क्या आएगी, ए आर। ए आर आएगी, कॉमन रेशियो तभी सेम आएगा, ए आर बाय ए डिवाइड करेंगे, ए से ए कट के कॉमन रेशियो आर आ गया। अगली टर्म क्या आएगी, ए आर स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करोगे कॉमन रेशियो आर बचा। अगली टर्म क्या आएगी, ए आर क्यूब, नेक्स्ट ए आर 4 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म क्या आएगी, ए आर रेज टू द पावर n-1। ऐसा ही है, फर्स्ट टर्म में ए आर रेज टू द पावर 0, सेकेंड टर्म में ए आर रेज टू द पावर 1, थर्ड टर्म में ए आर रेज टू द पावर 2 एंड nth टर्म में ए आर रेज टू द पावर n-1। हुआ कि नहीं? आर कॉमन रेशियो है बेटा। मतलब पावर कैसे बढ़ रही है, देखो जब हमने कहा जीपी, जीपी में होता क्या है, किसी भी दो टर्म्स का रेशियो इक्वल होता है, लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होगा। तो ध्यान से देखो, अगर a1 में a2 निकालना चाहता हूं तो a2 क्या निकलेगा, r इंटू a1, बिल्कुल ठीक है। a3 कितना निकलेगा, r इंटू a2। अब एक बात बताओ बेटू, a2 की वैल्यू में r a1 डाल दो, अगर मैं इसकी जगह a2 की वैल्यू r a1 डाल दूंगा तो r इंटू r a1 r स्क्वायर बना कि नहीं, बना कि नहीं थर्ड टर्म। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूं तो a3 इंटू आर बनेगा। a3 की वैल्यू मेरे पास क्या निकलनी है, एक ए आर स्क्वायर इंटू आर होएगा, तो ए आर की पावर क्यूब, ए आर की पावर 4, इस तरीके से सीक्वेंस चल पड़ेगा कि नहीं, समझ में आया? लास्ट टर्म ए आर रेज टू द पावर n-1 कैसे आया, देखो जरा, जब मेरे पास फर्स्ट टर्म थी तो क्या निकली है, ए आर रेज टू द पावर 0, जब यहां 1 था तो यहां पावर 1-1, जब सेकेंड टर्म क्या निकली, ए आर रेज टू द पावर 2-1 निकला कि नहीं, उसी को मैंने ए आर लिखा है। थर्ड टर्म जो निकली, ए आर रेज टू द पावर 3-1 ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म जो निकलेगी, ए आर रेज टू द पावर 4-1 दैट इज ए आर क्यूब। तो nth टर्म क्या निकलेगी बेटा, ए आर रेज टू द पावर n-1। समझ में आई है? तो यहां से हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या आ गया, ए आर रेज टू द पावर n-1। लिख लो बच्चा, ये क्या है हमारे पास, nth टर्म फॉर जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया हमें, किसी को परेशानी? सिंपल है, ठीक। एंड इफ थ्री टर्म्स a b एंड c आर सेड टू बी इन जीपी, अगर ये तीन टर्म्स जीपी में है तो क्या होगा, b बाय a मस्ट बी इक्वल्स टू c बाय b, यही होता है। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल्स टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, कॉमन रेशियो के इक्वल होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं इसको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकता हूं। जैसे एपी के अंदर क्या आया था, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहां क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। डन है, कोई दिक्कत?
और यहां पे फिर हमारे पास आता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है बेटा? a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। पर ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी। जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो ये सम का फॉर्मूला होगा, और अगर लेस देन 1 हो जाए तो 1 माइनस आर रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर लग जाएगा इफ r इज लेस देन 1। तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वो नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से स्विच कर गए। ठीक बात है। तो ये हमारे पास सम के लिए दो फॉर्मूलाज हो गए। डन। अगर r की वैल्यू 1 हो तो वो जीपी कैसे बनेगी? वो तो फिर 2 2 2 2 2, अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो चल रही है फर्स्ट टर्म ही सब बार बार रिपीट होती जा रही है तो वो सीक्वेंस तो बन जाएगा, पर प्रॉपर जीपी नहीं है वो, है ना। उसको कंसीडर कर लो जीपी, तो r की वैल्यू 1 आ गई है, तो इसमें दो जो मर्जी फॉर्मूला डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस 1 होकर 0 के सम इनफाइनाइट हो गया एक तरह से। डन है। किसी को दिक्कत? अगर हम फॉर्मूला वाइज बात करें तो ये खत्म हो गया। अब मैं अगर ट्रिक वाइज बात करूं, जैसे हमने उसमें 10th में एपी के लिए किया था कि सम अगर गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे यहां पर प्रोडक्ट गिवन है, अगर मुझे यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन है मान लो, तो मैं तीन टर्म्स को कैसे अज्यूम करूं? a बाय आर, a और ए आर। क्योंकि जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा और ये किसी कांस्टेंट p के इक्वल हो तो r से r कट के सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, है ना। और अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है फिर तो नॉर्मल इन तरीके से टर्म्स को अज्यूम कर लो। समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ खास इसमें ट्रिक लगेंगे नहीं। हाँ, क्वेश्चंस करते बेटा, अगर मुझे 3 टर्म्स का, 4 टर्म्स का, 5 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है, मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो मैं उनको इस फॉर्मेट में ना लिख लूं, a बाय आर, a और ए आर, क्योंकि a बाय आर का r और इस ए आर का r कट जाएगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, a क्यूब इज इक्वल टू p, वहां से a की वैल्यू निकल सकती है। अगर ऐसा ही 5 टर्म्स होती तो मैं क्या लिखता? a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, सारे आर आर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट जाएंगे, सिंगल वेरिएबल में रहेगा अगर प्रोडक्ट गिवन है। तो ये भी नॉर्मल चीज है, ट्रिक नहीं है कोई एक्सेप्शनल, बट फिर भी जहां प्रोडक्ट गिवन होगा वहां यूज कर लेंगे इसको। इसके अलावा क्वेश्चंस हैं बच्चे अलग अलग तरह के, तो जब क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, वो डाउट्स निकलेंगे। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के साथ तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे उनको डिस्कस करा दूंगा। इसके अलावा एक चीज और अभी दिमाग में है, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन किया था 2 टर्म्स के लिए, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। 2 टर्म्स के बीच में मीन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। डन है। जैसे अर्थमेटिक मीन में a प्लस बी बाई 2 होता है, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन के अंदर a इंटू बी अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे फॉर्मूलाज खत्म, क्वेश्चंस खुल जाते हैं। इनिशियली अगर करते हुए डाउट आएंगे तो अभी डिस्कस कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर सारे ही क्वेश्चंस को डाउट्स के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।